हेलो एवरीवन, देखिए आज हमें करना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ने क्या बताया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। उसने कहा कि जो फ्लक्स होती है किसी भी, अगर कोई हम 3D स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, इनके अंदर अगर चार्ज Q है तो जो नेट फ्लक्स होगी वो क्या होगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है गॉस लॉ, कहता है इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस कौन से होते हैं? 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, ठीक है। क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। देखो ये समझ में नहीं आया होगा आपको कि क्या है। देखो समझो इस बात को। देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, देखो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds इज इक्वल टू में Q/ε0। अब पढ़ो इसको जरा, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस, ये वाला क्लोज्ड हो गया, इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इसको लिखने का ढंग, अगर हम इसको देखो उस डेफिनेशन को पढ़ते हुए देखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल यानी कि ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर, फॉर अ क्लोज सरफेस मतलब 3D इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा चार्ज। तो ये इस तरीके से कहा। तो मतलब सिंपल सी बात, ये क्या कहता है? कहता है मान लो कोई 3D स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो ये मैंने यहाँ पर एक क्यूब ही बनाया, मान लो, ठीक है, इस तरीके से ये क्यूब है, क्लोज्ड है पूरा। यहाँ पर इसके अंदर एक चार्ज पड़ा है Q, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगी? तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फ्लक्स कितनी होगी, Q/ε0। बिकॉज ये जो E.ds है आपके पास फैक्टर में, ये था क्या? फ्लक्स ही तो था। तो मैं इसको लिख नहीं सकता यहाँ फ्लक्स इज इक्वल टू में Q/ε0। बिकॉज फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स के लिए मैंने आपको बताया था E वेक्टर डॉट में A वेक्टर। तो यहाँ पर ds की जगह आप A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने A लिखवाया हुआ है आपको, तो आप एरिया ए से लिख सकते हो। वैसे वो एस भी क्या है, कई बुक्स में आपका सरफेस एरिया से वो बताता है, ठीक है। तो आप डी ए लिख सकते हो, मैंने ए से ही आपको बताया था, ठीक है। तो ये E.A हो गया आपके पास, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते थे? EA cos थीटा लिखते थे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम फ्लक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E.DA ऐसे भी लिख सकते हैं, याद है? बताओ। जिसमें हम क्या बोलते थे कि E हमारा अगर कांस्टेंट है तो ये DA का क्या हो जाता था? इंटीग्रल हो जाता था। क्लियर है? याद आया होगा आपको। तो वही चीज़ है कि हम इस तरीके से निकालते थे। लेकिन यहाँ पर गॉस ने क्या कहा कि अगर 3D स्ट्रक्चर्स हैं और उसके अंदर चार्ज है कुछ, ठीक है, तो फ्लक्स आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जितना चार्ज है अंदर अपॉन में ε0। क्लियर है? वैक्यूम की कहानी है तो ε0 आता है, अगर कोई मीडियम होगा तो εm आएगा, वो हम अभी आगे बात करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हम निकालते थे फ्लक्स, ठीक है। लेकिन गॉस ने क्या बोला कि अगर कोई भी 3D स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्लक्स कितनी होगी, मतलब कि अब देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी इसमें, क्योंकि फ्लक्स क्या होती है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी? अगर ये बीच में है तो ये यहाँ से भी निकल रही होंगी, ऐसे इस तरीके से सारे में जा रहा होगा ये, या नहीं जा रहा होगा? बताओ, सब जगह से क्या हो रहा होगा? क्योंकि एक अगर Q चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? पूरे में निकलेंगी। जैसे मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है, मान लो, ठीक है, बीच में चार्ज रखा है, तो वहाँ पर उस स्फीयर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या जाएंगी? चारों तरफ निकलेंगी, इधर भी इधर भी इधर भी। जैसे एक बॉल है, मान लो बॉल में एक चार्ज है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? बिकॉज एक सिंगल जो Q चार्ज होता है हमें पता है, या पॉइंट चार्ज हो गया, या जितने भी चार्ज हों हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हम क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं यहाँ पर इस तरीके से, या नहीं? बताओ। ठीक है, मान लीजिए 4Q भी है यहाँ, तब भी तो ऐसे निकलती, तो हमने कहा ये बीच में अगर, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस जाएंगी बाहर, तो वो फ्लक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी कि उसने डायरेक्ट बोल दिया आपको क्या, कि आप फ्लक्स डायरेक्ट लिख सकते हो चार्ज अपॉन में ε0, ये वैल्यू आ जाएगी अगर कोई भी 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तो हमने कहा था 3D जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या होगा? नेट फ्लक्स 0 होगी। लेकिन वो कब की बात थी? अंदर चार्ज नहीं था उनके। अगर मैंने आपको बताई थी ये बात तो आपको याद होगा कि जब हमने कहा था कि मान लीजिए ये कोई 3D स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, तो इनमें मैंने क्या बोला था आपको कि फील्ड लाइंस जा रही होंगी बाहर से, ठीक है ना, यानी कि बाहर कोई चार्ज होगा उसकी वजह से एक फील्ड बना होगा, और वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? तब उस केस के अंदर ये हमने बोला था कि फ्लक्स 0 होगी। क्यों थी फ्लक्स 0? अगर आपको याद हो,
जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये था आपके पास क्यूब एक, ठीक है, इस तरीके से बताया था मैंने। क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इधर से, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा 90, तो कोस थीटा 90 हो गया यहाँ पर, कोस 90 0, तो इसके लिए 0 हो गई, इसके लिए भी 0 हो जाती थी। ये एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, इसके लिए भी 0 हो जाती थी, पीछे वाले के लिए भी 0 हो जाती थी। सिर्फ ये वाला बचता था और एक ये वाला बचता था। तो अगर ये वाला बचता था तो उस पर हम क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा कितना था इसमें, 180 डिग्री था, तो हमारा -1 आया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इधर का माइनस में आ जाती है हमारे पास फ्लक्स, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बताएं आपको, देखो हमारे पास ये था ना ई ए कोस थीटा, तो ये वाला जो फ्लक्स आता था हमारे पास ई ए कोस 180, और कोस 180 -1 होता था, माइनस ई ए आता था। और अगर आपको याद हो इधर वाले के लिए क्या होता था, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो 0 डिग्री बनता था, तो कोस 0 क्या होता था, 1 होता था, तो वहाँ पर प्लस का ई ए आता था, तो ये कट जाते थे तो 0 जाती थी नेट फ्लक्स। याद आया कुछ, ठीक है। लेकिन ये केस कौन से थे जिसमें फील्ड लाइंस बाहर से आ रही है, अंदर कुछ नहीं था, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या बात कह रहा है आपको वो, कि अगर अंदर चार्ज है किसी भी 3D स्ट्रक्चर में, तो जो नेट फ्लक्स होगी वो क्या होगी, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, बताओ ये चीज़ समझ में आई कि क्या आपको क्या बताया गया है, क्लियर। तो देखो जरा यहाँ पर, ये तो हो गई फर्स्ट, आप डेफिनेशन इस तरीके से लर्न कर सकते हो, बुक्स में इस तरीके से आपको दी हुई है, ठीक है। और करके हम, अगर आपको इजी वाली याद करनी है तो ये वाली कर सकते हो। क्या है ये, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस याद रखना 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नेट चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना हो गया, मतलब φ में कितना हो गया, 1/ε0 टाइम द चार्ज एनक्लोज, ठीक है। तो ये क्या है, अंदर इनसाइड वाला चार्ज है, नेट जो अंदर चार्ज है, ठीक है। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कोई 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पर चार्ज पड़ा है 4Q, ये 5Q पड़ा है, ये माइनस का 2Q पड़ा है, और यहाँ पड़ा है मान लीजिए 5Q, और यहाँ पड़ा है आपका 4Q। इस तरीके से चार्ज पड़ा है, ठीक है। और ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसमें मैं फ्लक्स डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या, कि नेट चार्ज जो होगा आपका, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूं Q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका Q नेट कैसे निकालते थे, अगर याद हो आपको, Q नेट कैसे निकलता था, चार्ज की कैसी प्रॉपर्टी होती है बताओ, एडिशन वाली, ठीक है, एडिटिविटी अगर याद हो आपको। तो हम इसमें किस तरीके से कर सकते हैं इसका सम, ये 4Q प्लस में 5Q माइनस का 2Q, क्या ये वाला चार्ज भी आएगा, नहीं। कहानी क्या है, जो चार्ज एनक्लोज्ड है, बंद है जो चार्ज, ठीक है, तो ये तो इस 3D के अंदर है, तो ये वाला सिर्फ चार्ज होगा और वो भी नेट चार्ज होगा इसका। तो हम ये कर सकते हैं, देखो कैसे, आपके पास 4 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 9Q माइनस का 2Q कितना हो गया, ये आपके पास 7Q हो गया। क्या इतनी बात याद है, बताओ समझ में आ रही है इतनी बात, ये तो याद होगा आपको कैसे करते थे हम नेट चार्ज। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जो फाई होगा इसके अंदर, जो नेट फाई होगी, फ्लक्स होगी, वो कितनी आ जाएगी, 7Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आई ये कहानी, ठीक है। इसको क्वेश्चन करके भी आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई इसमें परेशानी इतनी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोला कि जो नेट चार्ज है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इनसाइड में नेट चार्ज है पहले तो वो निकाल लो, वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी आपके पास, नेट फ्लक्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये हमने क्या बनाया, क्यूब था, ठीक है, ऐसे ही हम मान लीजिए सिलेंडर बनाए एक, ठीक है, ये सिलेंडर बनाए इस तरीके से, ये हमने सिलेंडर बनाया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज पड़ा है Q मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं फाई कितना होगा इसका, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कोन है, दिखाई दे रहा है ये, मान लीजिए कोई कोन है ऐसे, ठीक है, और यहाँ चार्ज बीच में, यहाँ पर अंदर इसके Q चार्ज है, तो फाई कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तो Q लिया हमने, कितना भी चार्ज है तो हम बोल सकते हैं वो उतना चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि 3D स्ट्रक्चर्स में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, फ्लक्स होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसके अंदर हम जो नेट फ्लक्स है वो 0 क्यों नहीं बन रही, तो देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कैसे, ये बीच में चार्ज रखा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाऊँ छोटा सा करके, देखो ये मैंने एक क्यूब बनाया मान लो, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भी निकल रही होंगी, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, और आगे पीछे से भी, इसमें पूरे में से निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी उधर से निकल रही हैं, ठीक है, पीछे से निकल रही हैं,
या ऐसे समझो साइड से जो निकल रही है उस चीज़ को समझ लो पहले, ठीक है। तो साइड वाले में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर चार्ज है ना Q, ठीक है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई होंगी, ठीक, और यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बनेगा। तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर EA cos 0 बनता है। क्या बनता है? EA cos 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका जो साइड फेस इधर वाला लोगे, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी ना चार्ज Q से, अगर ये प्लस का है तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे जाएगा। तो यहाँ भी E और A के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो माइनस नहीं आता यहाँ। जैसे हम पहले कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बाहर से आ रहा है, तो वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे बनता था। अगर ये क्यूब आप देखो चीज़ें समझने की है सारी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर से और एरिया वेक्टर ऐसे जाता था परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर इधर, तो 180 डिग्री बनता था तो माइनस हो जाता था, माइनस का 1 आता था, cos 180 -1 होता था, और इधर का ये प्लस का EA आता था, ये वाला माइनस EA आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, चार्ज अंदर है, इसके अंदर है, तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर आ रही होगी इस वाले के लिए, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होगी, और एरिया वेक्टर भी यही हो गया इसका। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बताओ, प्लस का EA बन रहा है ये वाला भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। अगर इधर का करेंगे हम तो अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी दे रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, EA cos 0 बनेगा, तो 1 है यहाँ भी। और इस वाले में भी यही चीज़ होने वाली है, पीछे वाला जो है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा, एरिया वेक्टर भी ऐसे आएगा इसका। तो मतलब क्या है, यहाँ पर 0 नहीं बनती हमारी फ्लक्स। समझ रहे हो बात को कि क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो हर जगह वैसे निकल रहा है जैसे कि एरिया की डायरेक्शन, यानी कि एरिया परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कैसे निकल रहा है, एरिया की, जैसे ये एरिया है बन रहा है हमारा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस एक ही डायरेक्शन थी, जब हमने कहा कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन ही है उसमें एरिया वेक्टर कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। अब लेकिन क्या है, एरिया वेक्टर तो वही रहेंगे, ठीक है ना बात। एरिया वेक्टर तो आगे वाला है तो ऐसे होगा, ऊपर वाला है तो ऐसे होगा, नीचे वाला है तो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर तो वही है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया वेक्टर ये है और चार्ज क्यों यहाँ पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे यहाँ ऐसे निकल रहा है, इसी की डायरेक्शन में निकल रहा है, ऐसे है अगर, तो नीचे जो चार्ज पड़ा है क्यूब के अंदर Q, वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर cos 0 ही एंगल बन रहा है इसके केस में, तो यहाँ फ्लक्स जो है वो 0 नहीं बनती। क्लियर है? और ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसलिए हमने बोल दिया कि फाई जो है हमारा Q/ε0 है। ये सिर्फ इसलिए बताई मैंने बात कि जिनको कंफ्यूजन है कि पिछले लेक्चर में तो आपने बताया था फ्लक्स 0 होती है, तो वहाँ फ्लक्स 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से है, वहाँ चार्ज अंदर नहीं है। यहाँ चार्ज अंदर है तब की बात कर रहे हैं हम, जो नेट Q इनसाइड होगा अपॉन में ε0 लगाओ और वो क्या होती है, हमारी फ्लक्स होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्योंकि देखो ना अभी जैसे ये बनाया हमने, तो यहाँ से भी क्या होगा, इधर से ये ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइन्स ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इधर से जाएंगी, इधर से जाएंगी, मतलब प्रॉपर पूरे उसमें जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, इधर से ऐसे सारे में निकलती चली जाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, इस तरीके से होगी। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, कर लोगे इसे नोट? चलो पॉज कर लेना पीछे, फिर नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब जो बात है, ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपको गॉस लॉ की, क्या है, आई समझ में? बताओ। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम, देखो प्रूफ भी करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ये भी समझ में आ गई, और करके आप ये अगर इजी वाली याद करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये वाली कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो प्रूफ करते हैं हम इसमें, देखो प्रूफ करना है हमें। प्रूफ के लिए मैं एक स्फीयर कंसीडर कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, देखो एक स्फीयर, ये एक स्फीयर कंसीडर किया, इसके सेंटर पे चार्ज Q है, क्लियर है, और यहाँ पर ये पूरा एक स्फीयर है, जैसे बॉल होती है ना, वो चीज़ है बनी हुई, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया एरिया का dA, क्या ले लिया मैंने? स्मॉल एलिमेंट एरिया का dA, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ इसकी जो दूरी है वो मैंने मान ली कैपिटल R, ठीक है, ये है dA, ठीक। अब देखो एक बॉल टाइप है, ये स्फीयर है, तो आपको पता है स्फीयर में परपेंडिकुलर ऐसे ही डलेगा, बाहर की तरफ होगा ये परपेंडिकुलर, आउटवर्ड ही होता है 3D में, ये तो हमें पता है। तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन यही होगी आपके पास, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सभी तरफ जाएगा, ठीक है, और वो कैसा जा रहा है आपके पास, यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल तो आपको पता चल गया कितना है, 0 है। क्या यही होगा 0? यहाँ ले लो, मान लो ये वाला पार्ट लेते आप, तो यहाँ पर ये आपकी जो दूरी थी रेडियस हो जाती ना, R बन जाता, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे बनता है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होता है यहाँ पर, या नहीं बताओ? तो यहाँ भी तो वो अलग बात है कि हमने यहाँ dA क्यों लिया, कि हम dA का इंटीग्रेट करेंगे पूरे के लिए एरिया आ जाएगा, लेकिन पूरे में देख लो एंगल कितना है, 0 है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आ रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से आ रहा है, अगर बाहर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ से आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, बाहर से आ रहा था ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या बोल रहे थे, वैसे तो हम ये लाइन लिखते थे ना कि अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया अंदर उतना ही चला गया तो जीरो फ्लक्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो क्या हो रहा है, सिर्फ ऐसे निकल रहा है बाहर, ऐसे ऐसे निकल रहा है बाहर, ठीक है। अगर माइनस चार्ज होगा तो ऐसे अंदर की तरफ आएगा, बस आएगा, जाएगा नहीं, ठीक है ना। अगर माइनस चार्ज होता तो अंदर की तरफ आ जाता, कोई दिक्कत थोड़ी थी। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले केस में, इस वाले केस में देखो क्या होता था हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती थी और एरिया वेक्टर की ये हो जाती थी। यहाँ में क्या होता था, ई इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर, 0 डिग्री बनता था एंगल, इधर 180 डिग्री बनता था। यहाँ माइनस का ई ए बनता था, ये प्लस का ई ए बनता था। यहाँ वाले केस में भी जैसे मान लो अगर लाइंस ऐसे ना हो के, ठीक है, कुछ ऐसे आ रही होती, ठीक है, इस तरीके से हो रही होती, तो यहाँ भी यही केस हो रहा होता। क्यों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और एरिया वेक्टर ऐसे जाता इधर, या नहीं, तो यहाँ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और एरिया वेक्टर भी यही होता, आउटवर्ड ही होता, तो यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ भी ये प्लस का ई ए बनता और ये माइनस का ई ए बनता, बिकॉज ई ए कोस थीटा होता है ना, तो ई ए कितना हो गया, कोस 180, तो ये -1 करके तो ई माइनस का ई ए आता। तो ये क्या होता है, इधर वाले इधर से कैंसिल हो रहे हैं, इधर वाले इधर से, इधर वाले सामने वाले, ये कैंसिल होकर 0 बना देता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ना, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो ई और डी ए का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स 0 नहीं होती, ये भी आपको एक जो है बात पता चल गई, क्लियर है। चलो अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्रूफ करना है ना हमें तो इसका, ठीक है, ये चीज़ है। अब प्रूफ में क्या करना चाहते हैं हम, फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 लेके आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने क्या बोला था कि जो फ्लक्स होती है हमारे पास, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ये लिखोगे प्रूफ के बाद, ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम यहाँ साइड में बना लिया आपने, उसके बाद जो है प्रूफ यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। देखो ये प्रूफ इधर कर रहा हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सोचूं कि क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सोचो। फ्लक्स बताओ पहले तो हम कैसे निकालते थे, अभी Q/ε0 तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना, वो तो हम लेकर आएंगे। अभी मुझे बताओ फ्लक्स हम कैसे निकालते थे नॉर्मल, जैसे मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में, वो कैसे किया था कि फ्लक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, यही होता था या नहीं होता था, बताओ, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा इस दूरी पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि जितना दूर जाएंगे हम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि ये दूरी भी आर ही है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके सरफेस पे सेम होने वाला है, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ φ में E, अगर हम देखें यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं EDA, कोस थीटा में तोड़ेंगे इसको, और थीटा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री है, तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो EDA कोस 1 हो गया, ठीक है, मतलब कोस 0 1 हो गया। और मैं ये कह रहा था कि E अब बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट होगा DA का, बिकॉज E तो सेम है ना, हर पॉइंट पे क्या है, सरफेस पे E सेम है, समझ लो। देखो मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 10 है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ आपके पास 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 यहाँ होगा, तो 6 6 6 6 यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। आगे जाता हुआ वो ऑब्वियस सी बात है, दूर जितना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता रहता है, ये नहीं है बात ये कि सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना, तो हमने यूनिफॉर्म कर दिया या कांस्टेंट कर दिया, हम ये बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं कांस्टेंट बोल दिया हमने। ई के कितना है, कांस्टेंट है हमारा, तो डीए इंटीग्रेट होगा, तो डीए इंटीग्रेट होगा और स्फीयर के लिए, तो यानी कि टोटल एरिया हो गया। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है ये पता होनी चाहिए अब आपको, फॉर्मूले। स्फीयर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया, ठीक है, कोन का एरिया, इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है बताओ, जो डीए होता है हमारा क्लोज सरफेस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, ठीक है। मैं इसको ए ऐसे लिख सकता हूँ, वो क्या होगा हमारा 4 पाई r² होता है, याद रहेगा, r इसकी रेडियस हो गई और ये 4 पाई r² ये आता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो जरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं E, और ये कितना हो गया हमारे पास 4 पाई r², ठीक है जी, फ्लक्स चल रहा है हमारे पास, क्लियर है। अभी Q/ε0 तो हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ इस E की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम देख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, ठीक है, छोटा सा एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता ही है, वी नो E इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/4 पाई ε0 Q/r², ये होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये दूरी r है, ये चार्ज q है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको इसमें पुट करो जरा, तो फाई, देन फाई इज इक्वल टू में ई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वेयर इंटू में क्या है हमारा 4 पाई r स्क्वेयर। देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, ये r स्क्वेयर से ये r स्क्वेयर कट गया, क्या बचा यहाँ पर फाई इज इक्वल टू में क्या बचा बताओ, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। समझ रहे हो ना बात को, कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मैथमेटिकली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि ऐसे सोल्व होता है, तो हमने वैसे सोल्व किया और आया क्या हमारे पास q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो गोज कह रहा था कि अगर कोई भी 3D स्ट्रक्चर है या हम बोलते हैं क्लोज सरफेस है, तो उसमें अगर चार्ज q है तो जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगी, q बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, जो कि हमने यहाँ प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ याद रखना ये पूरे का एरिया कितना होगा, इंटीग्रेट करके हम क्या कहते हैं टोटल एरिया, क्योंकि पूरे के लिए ही तो कर रहे हैं हम, पूरे पे कितना फ्लक्स है, तो टोटल एरिया क्या होगा यहाँ पर, स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और ई की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर यहाँ पर, और ये कट गया तो यहाँ पर क्या आया q बाय एप्सिलॉन नॉट आया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये चीज़ समझ में आएगी कैसे किया है इसका प्रूफ, बिल्कुल ईजी है। यही बातें मैंने यहाँ पर लिख भी रखी हैं, क्या कहते हैं, कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है, एंड अ चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर, q सेंटर पे प्लेस्ड है ऑफ द स्फीयर एज शोन इन फिगर। फिर हम लिखा कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट एरिया, ये वाला dA कंसीडर कर लिया हमने, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था मैंने कि इधर भी आप कंसीडर करोगे ऐसे ऐसे तो जीरो नहीं होता, समझ रहे हो, मतलब वैल्यू जीरो क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, हर जगह 0 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, कहीं 180 नहीं बनता, तो 180 की वजह से ही तो जीरो वाला कैंसिल हो जाता था, लेकिन यहाँ तो हर जगह क्या है आपके पास 0 डिग्री है, तो यानी कि सब कुछ ही एडअप होगा। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने पूरा dA, तो ये 4 पाई r स्क्वायर है, तो पूरे के लिए 4 जो है ये फ्लक्स आ गई, ठीक है। ये यहाँ पर लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है आर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन होंगी इसके अंदर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, कोई दिक्कत? जैसे क्यूब की भी तो आपने बात करी थी ना, क्यूब के अंदर भी तो यही हो रहा था। देखो मैं बार बार क्यों ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी जो क्यू था ऐसे था, तो इसमें भी तो मैं यही कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है इधर, और एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा इसका। मान लीजिए ऊपर वाली बात है, तो ये ऊपर वाले में भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है इसका, क्योंकि चार्ज से जा रहा है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा। तो हर जगह यहाँ क्या बन रहा है 0 0 0 बन रहा है, ठीक है ना, cos 0 मतलब, तो cos 0 1 होता है, हर जगह EA हर जगह EA बनेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी नेट फ्लक्स तो 0 नहीं होती। वो कब होता था, सिर्फ और सिर्फ जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। जब बाहर से आ रहा होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना डायरेक्शन होके कैसे बनती थी, डायरेक्शन ऐसे बन जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे आ रही है तो ये 90 हो जाता था। यहाँ भी यही होता था, एरिया नीचे वाला अगर फेज है हमारा, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 हो जाता था, 0 0 0, पीछे वाला भी 90 बनता था और ये सामने वाला भी 90 बनता था। ये दो फेज बनते थे, यहाँ पर 0 डिग्री बनता था और यहाँ पर क्या होता था हमारे पास, एरिया वेक्टर तो ऐसे बनता था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था। तो याद आ गया होगा आपको, ये 180 होता था, ये 0, तो ये प्लस का E है, ये माइनस ये कट जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन जब चार्ज अंदर आता है तो हर जगह एंगल कितना बना रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एरिया वेक्टर 0 डिग्री का बना रहा होता है, तो 0 नहीं होता। समझ रहे हो, नेट फ्लक्स 0 नहीं होती। क्लियर है, एंगल तो 0 बन रहा होता है वहाँ, लेकिन नेट फ्लक्स 0 नहीं होती। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत? ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको, ठीक है जी। तो करो इसको नोट, फिर हम आगे करते हैं, जरा करो इसे नोट। हाँ जी, देखिए अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस लॉ के बारे में? क्या कहता है, पहला कहता है गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 3D लाइक स्फीयर हो गए, सिलेंडर हो गए, हमने बताया। गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? सिर्फ जहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे आपका कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, वहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि क्यूब है, अंदर चार्ज क्यूब है, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट हम डायरेक्ट बोल सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। सेकंड कहता है टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। अब ये क्या मतलब है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो ये क्या मतलब है? देखो इसको समझो। गॉसियन सरफेस तो समझ में आ गया, 3D स्ट्रक्चर्स ही हैं, ठीक है। देखो गॉसियन सरफेस कैसे हम देखते हैं, देखो जैसे आपके पास यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये एक ऐसे एक शीट है मान लीजिए, ठीक है, और एक स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ ब्रेथ ये सब कितनी है, AA है, ठीक है। और इसके सेंटर से चार्ज, इस शीट के सेंटर से चार्ज Q है, और कितनी हाइट पे है ये, A/2 हाइट पे। क्लियर है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये एक शीट है, ठीक है, ये एक शीट है और ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, यानी कि एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। और इसके यहाँ सेंटर से A/2 दूरी पे यहाँ क्या पड़ा है, चार्ज पड़ा हुआ है। क्लियर है, A/2 दूरी है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले
गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर मुझे ये पता है ये एक स्क्वायर है और साथ में मुझे ये पता चल रहा है कि ये ए की वजह से क्या हो रहा है, ये एक स्क्वायर है और ये a/2 की दूरी पे है। अगर इसको मैं एक क्यूब में जोड़ दूँ, बात समझना, एक क्यूब लूँ और उसकी एक ये वाली शीट है उस क्यूब में नीचे लगा दूँ, तो ये एग्जैक्ट ये क्यूब उस क्यूब के सेंटर में आएगा। ये देखो ना, जैसे ये है, मैंने कहा ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, ये नीचे वाली शीट होगी ये, और यहाँ पर a/2 दूरी पे यहाँ पर अंदर इसके q चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये a/2 दूरी पे यहाँ q चार्ज पड़ा है। तो मैंने इस शीट पे क्या किया, एक क्यूब लगा दिया ऐसे, तो ये 3D स्ट्रक्चर बन गया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। और ये तभी है एप्लीकेबल जब ये चीज़ उसने बताई हो a/2, तभी तो ये हम कहेंगे कि एक सिमिट्री में। सिमिट्री में क्यों है देखो, अभी समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये बनाया मैंने एक क्यूब, ऐसे समझो, ये एक क्या है, क्यूब है। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये क्यूब है एक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर ये वाली जो शीट है ना, इसके अंदर ये वाली शीट ये है, ये वाली शीट, क्लियर है, ये वाली, ये जो है ये शीट यहाँ पर ये वाली बना दी मैंने, ठीक है, ये वाली, क्लियर, ये a है, ये भी a है, ये भी a है। इसके यहाँ सेंटर से a/2 दूरी पे ये चार्ज q है यहाँ पर। तो ये क्यूब में आपको दिख नहीं रहा है कि ये अंदर बिल्कुल सिमिट्री में आ रहा है अंदर या नहीं? बताओ। अगर देखो ये एक पूरे इस फेज के लिए पूछ रहा है कि इसमें से फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। अगर एक सिंपल क्यूब होता, मान लीजिए एक सिंपल क्यूब उसने पहले से ही दिया होता आपको, ठीक है, तब तो यहाँ पर चार्ज क्यू सेंटर में हो या इधर हो, इधर हो, कहीं भी अंदर हो, तो मैं बोल दूंगा कि टोटल फ्लक्स जो है इस क्यूब में से वो कितनी है, q/ε0 है। जरूरी नहीं है कि सेंटर पे चार्ज होना चाहिए। लेकिन जब मुझे ये ऐसे एक शीट दे दी और एक ये फेज बना दिया क्यूब का, एक तरह से हम कहें, ठीक है, तब मेरे लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि ये बिल्कुल जो चार्ज है उस क्यूब के सेंटर में हो। क्योंकि जब ये चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, अगर ये सेंटर में होगा तभी यहाँ से इस वाले फेज से भी उतनी जाएंगी, इससे यहाँ वाले फेज में भी उतनी जाएंगी, इधर वाले फेज से भी उतनी जाएंगी और सामने वाले फेज में से भी उतनी ही लाइंस निकलेंगी। अगर देखो ये ऊपर यहाँ पर रख दिया हमने, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आएगी हमारी जो यहाँ पर आएगी। देखो भी कैसे आने वाली है, देखो पूरे क्यूब में तो हमें पता है q/ε0 है, यहाँ पर चार्ज q है अगर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने फेज होते हैं क्यूब के? क्यूब के 6 फेज होते हैं ना, ये देखो कितने फेज हैं यहाँ पर, ये देखो 6 फेज हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये नीचे वाला 6 फेज है। तो अंदर क्यू चार्ज जो है उसकी वजह से जो फ्लक्स आ रही है वो टोटल क्यूब में से कितनी निकल रही है, q/ε0। तो टोटल तो q/ε0 है, तो एक फेज से कितनी निकलेगी, मतलब नीचे वाले में से कितनी निकलेगी, टोटल फ्लक्स का कितना टाइम्स निकलेगी, 1/6 टाइम्स निकलेगी, बिकॉज सभी में से निकलनी है ना, बराबर बराबर ही निकलेगी, ठीक है। तो इसमें से कितनी निकलेगी, 1/6 टाइम्स ऑफ द q/ε0। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो जो पूरे क्यूब में से फ्लक्स जो निकल रही है वो कितनी निकलेगी, q/ε0, और फ्लक्स थ्रू ईच फेज वो कितनी निकलेगी, q/6ε0। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, हमारा कितना आएगा, q/6ε0। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, समझ में आ रही है बात? तो मतलब क्या है यहाँ पर इस चीज़ का कि टू स्टडी वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। अब ये चीज़ हमने करी तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ, क्लियर है? अब इसमें जैसे मान लो ये वाला नीचे वाला फेस ना देके एक क्यूब आपको दे दिया, ठीक है, ये तो चलो एक शीट थी तो मैंने इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये क्यूब दिया होता, ये दिया हुआ है एक क्यूब, ठीक है, और इसमें आपको कहा उसने कि ये वाले फेज से क्या करो, साइड वाला जो फेज है इससे बताओ जरा कितनी होगी फ्लक्स, तो आप निकाल सकते हो ना। ईच फेज का आपको पता ही है, टोटल 6 फेज है, टोटल क्यूब में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, q/ε0, तो एक फेज में से कितना निकलेगा इसमें से भी, q/6ε0। क्या इतनी बात क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ रही है? बताओ। ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर चार्ज सेंटर में है तभी ये चीज़ एप्लीकेबल है। अगर ये सेंटर में नहीं है, मान लीजिए यहाँ है, तो फिर डिफरेंट हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है अब यहाँ वाले में से क्या हो, ज़्यादा निकले ऊपर वाले से, और यहाँ वाले में से कम निकले, और इधर अलग हो जाए, इधर अलग हो जाए, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते फिर, अगर सिंगल फेज की बात करें वो। लेकिन अगर सिंगल फेज की बात ही नहीं कर रहा हो, चाहे कह रहा चार्ज यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, अंदर कहीं भी पड़ा है, तब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि q/ε0 होगा क्यूब में से। टोटल तो निकलेगा q/ε0 ही ना, वो अब किसी भी फेज में से ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर पे है तो ईच फेज में से बराबर निकलेंगी फील्ड लाइंस, समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने बोला कि a/2 है, तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ये वाला आंसर आएगा q/6ε0। और फिर किसी भी फेज से अगर वो बात कर लेता
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला दिया हुआ है तो क्यूब ही मेंशन है, यहाँ तो शीट मेंशन थी तो हमने क्यूब ड्रॉ किया, यहाँ मान लीजिए क्यूब ही दिया हुआ और वो कहता है इस वाले फेज से बताओ कितना निकलेगा। तो हमें पता है एक 3D स्ट्रक्चर है तो कितना है, सेंटर पे क्यू है तो हम बात कर सकते हैं कि Q/6 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होगी, फ्लक्स होगी। बिकॉज पूरे क्यूब के लिए तो Q/एप्सिलॉन नॉट है तो एक फेज के लिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और 6 के 6 फेज आप किसी में से भी निकलवा दो, हर एक फेज में से कितना निकलता है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आई ये बात? ठीक है, जैसे कि अब ये नोट कर लो, जैसे कि ये क्वेश्चन था एक शीट के लिए हमने लिया तो हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे ही मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर दिया, ठीक है, सिलेंडर है और यहाँ पर जो चार्ज है Q यहाँ पड़ा हुआ है, क्लियर है, और ये जो दूरी है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, L/2 है, क्लियर है, और ये रेडियस तो R हो गई। ठीक, अब हमें इतना पता है कि गॉसियन सरफेस में अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस के लिए तो हमें टोटल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें पता है कि फाई कितना होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर भी अगर ये पूरा सिलेंडर होता, पूरा L/2 है ना, ये तो पूरा L लेंथ का होता, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये पूरी लेंथ L का हो गया, ये पूरी लेंथ L का हो गया, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये चार्ज भी यहाँ पर अंदर आ गया इसके, क्लियर है। अब यहाँ ये चार्ज अंदर पड़ा हुआ है इसके, ठीक है जी, तो हमें इतना पता चल गया Q/एप्सिलॉन नॉट पूरे सिलेंडर का है, पूरे सिलेंडर का है। ठीक है, अब हमें पता है जब सेमी सिलेंडर की बात हो रही है, समझ रहे हो, सेमी सिलेंडर की बात हो रही है तो क्या होगा, देखो यहाँ से फ्लक्स इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये चीज़ ऐसे इस तरीके से निकलेगी, जितनी ये ऊपर से निकलेगी उतनी ही यहाँ से भी निकलेगी, यही होगा। तो यानी कि अगर ये चार्ज सेंटर में है तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया कि जितनी फ्लक्स ऊपर से है उतनी ही नीचे से, तो यानी कि टोटल फ्लक्स कितनी है, Q/एप्सिलॉन नॉट टोटल है, तो सेमी में कितनी हो जाएगी, टोटल की हाफ, क्योंकि ये तो ऊपर से निकल गई, ऊपर वाला तो हमारे गिवन है नहीं, लेकिन सिर्फ हमें अपना आंसर निकालना है तो हमें ये पता चल गया कि टोटल तो Q/एप्सिलॉन नॉट है अगर पूरा सिलेंडर होता, और ये सेंटर पे है चार्ज यहाँ, तो ऑब्वियस वाला जितना ऊपर गई लाइन्स उतनी ही नीचे आएंगी, तो यानी कि जो फ्लक्स होगी सिलेंडर के लिए वो क्या हो जाएगी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेंडर पे चार्ज अगर कहीं भी है, अगर एक पूरा सिलेंडर आपको गिवन है, चार्ज कहीं भी है तो Q/एप्सिलॉन नॉट में लिख सकता हूँ सिलेंडर के लिए फ्लक्स है, लेकिन सेंटर पे ही होगा तो उससे हमारे लिए क्या इजी हो गया कि सेमी सिलेंडर में से कितना निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन, बिकॉज जो हमारा गिवन है वो तो L/2 लेंथ का है ना, समझ रहे हो, इसका मतलब ही क्या है कि भाई आधा सिलेंडर दिया हुआ है आपको, तो आधे सिलेंडर के लिए मैं तभी एग्जैक्ट ये बता सकता हूँ कि जब ये सेंटर पे है, यानी कि जितना ऊपर गई लाइन उतनी नीचे आई, तो यानी कि जो टोटल है उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। आ रही है बात समझ में या नहीं? एक और समझो इसमें क्वेश्चन, जैसे आप एक सेमीस्फीयर ले लो, क्या लो, एक सेमीस्फीयर लो, और यहाँ पर भी ये इसके यहाँ कह रहा है Q चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत? अब ये हमें पता है क्या है, ये सेमीस्फीयर है, क्या है ये, सेमीस्फीयर है, तो सेमीस्फीयर अगर है तो उसके लिए तो हमें नहीं पता फ्लक्स कैसे निकलेगी, लेकिन हमें पूरे स्फीयर का तो पता है 3D का कि Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ हम पूरे स्फीयर की अगर बात करेंगे तो वो तो हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा स्फीयर बना देंगे, इस तरीके से पूरा स्फीयर बना दिया। अब जब पूरा स्फीयर बन गया ये, तो हमें पता है कि जितना फ्लक्स यहाँ इसके सेंटर में पड़ा है ना, तो सेंटर से ये फ़ायदा है कि पूरा हाफ ही निकलेगा नीचे से। अगर ये सेंटर पे ना होता तो ये मैं नहीं बोल सकता था कि सेमीस्फीयर में से कितना निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं निकलेगा अगर ये सेंटर पे ना होता, फिर तो अलग की बात, क्योंकि सेंटर पे तो एक सिमेट्री बन रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक सिमेट्री बनाई हमने, और जो पीछे क्यूब वाला बनाया था उसमें भी एक सिमेट्री बनाई थी, सिमेट्री भी होनी जरूरी है, तो यहाँ सिमेट्री बनाई ना हमने कि जितना नीचे है उतना ही ऊपर हो गया, तो ये सेंटर की वजह से पॉसिबल हुआ कि जितनी फ्लक्स लाइंस नीचे जाएंगी उतनी ही ऊपर जाएंगी, तो टोटल हो गई Q/एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे वाली चाहिए हमें तो सिर्फ, तो वो कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ समझ रहे हो ना भाई? फ्लक्स लाइन्स ऐसे जाएंगी ना, मतलब फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, इधर से इधर से इधर से, तो ये जितनी ऊपर से गई आपकी उतनी ही नीचे से जाएंगी, तो टोटल में हमें पता है Q/एप्सिलॉन नॉट है, तो सेमीस्फीयर में से कितनी जाएंगी, हाफ जाएंगी। फिर क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको गिवन है कोई सेमीस्फीयर, आपका पूरा स्फीयर, और कह रहा है चार्ज यहाँ है, तो इसमें फ्लक्स कितनी होगी, Q/एप्सिलॉन नॉट होगी, जरूरी नहीं है कि ये चार्ज सेंटर में ही हो, क्योंकि यहाँ से जितनी भी निकल रही है टोटल तो Q/एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन अगर वो पूछ ले भाई नीचे वाले में कितनी है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगर मैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट करूँ, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा निकल रही होंगी, यहाँ से कम होंगी,
यहाँ देखो ना, दूर हो गया तो ये खुली खुली हो जाएंगी लाइंस इधर, और यहाँ पर पास में जाएंगी इस तरीके से, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो सेंटर पे होना जरूरी है अगर एक सिमेट्री हमें बनानी है, ताकि हम डायरेक्ट बता सकें कि अगर नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा है वो, तो हाफ होगा फ्लक्स, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज सेंटर में नहीं है फिर बड़ा दिक्कत है ये बताना। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये करनी है चीज़ें, ये नोट करो आप, ठीक है। उसके बाद देखो, पॉज करके नोट कर लेना, आगे चलते हैं। देखो ये आगे आपको समझ में गॉसियन सरफेस वाली कहानी समझ में आ गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, ये कहता है टोटल फ्लक्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स दैट इज द चार्ज एंड परमिटिविटी। ये तो हमें पता ही है, फ्लक्स क्या होता है भैया बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पे डिपेंड करती है और परमिटिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज जीरो, ये क्वेश्चन में आता है 1 नंबर में अलग से। टोटल फ्लक्स क्या होगी डाइपोल के कारण? देखो अगर हम बात कर लें, एक डाइपोल है, एक यानी कि आपके पास माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है। डाइपोल पे यही होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे इनक्लोज कर दिया किसी उसमें 3D में, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगी इसके अंदर, यही बोल रहा है ना आपको, टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल। तो अगर ये अंदर है डाइपोल किसी भी स्ट्रक्चर में, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या होगा बताओ, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट की बात कर रहे हैं तो जीरो होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो है नेट चार्ज, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये चीज़ भी बड़ा ईजी है। डाइपोल में नेट चार्ज क्या है, जीरो है ना, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, एक 4Q है अगर प्लस का तो दूसरा होगा माइनस 4Q, तो वो कटने ही कटने, तो जीरो ही होना है नेट चार्ज तो डाइपोल के केस में। तो फिर फ्लक्स हमारी क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब चार्ज ही जीरो है तो फिर फ्लक्स भी क्या होगी, जीरो होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, याद रहेगा ये पॉइंट? उसके बाद क्या कहता है, देखो उसके बाद कहता है इफ़ अ मीडियम इज गिवन, अगर एक मीडियम गिवन है तो क्या होगा। देखो अगर मीडियम गिवन है तो क्या होगा, देखो हमें पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला वो क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द वैक्यूम। अगर मीडियम है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, या नहीं आएगा बताओ। और आपको पता है कि जो हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है बताओ, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आएगी, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप कर सकते हो नोट, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्यू अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी मीडियम में है। क्लियर है, बताओ समझ में आया? करो इसको नोट, फिर हम आगे करते हैं। करो जरा पॉज करके नोट कर लो इसको। देखिए जी ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। देखो क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं द फ्लक्स थ्रू S2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S1। देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, सरफेस S2 और ये सरफेस S1 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है सरफेस S2 पे जो फ्लक्स है वो क्या है, 4 टाइम्स दैट ऑफ S1। जैसे मैं लेट कर लूँ कि जो S1 पे फ्लक्स है वो कितनी है, 5 है मान लीजिए, और S2 की कितनी है, 5 है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, तो वो कह रहा है जो S2 की फ्लक्स है 5 वो 4 टाइम्स जो है फर्स्ट सरफेस वाली फ्लक्स से ज़्यादा है। मतलब ये कह रहा है फ्लक्स थ्रू द S2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S1। जो S1 पे फ्लक्स है उससे 4 टाइम्स है, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, ये Q जो यहाँ पर है चार्ज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो बड़ा सिंपल है, पहले आप यहाँ पर क्या करो, φ2 निकालो। देखो φ2 क्या होगा, देखो यहाँ पर निकालते हैं। देखो φ2 की वैल्यू, देखो हमें पता है क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर φ2 है पूरा सरफेस 2 के लिए, तो पहले φ1 निकाल लो। चलो φ1 निकालो। φ1 क्या है, ये वाला सरफेस है जो, ठीक है ना। तो ये क्लोज्ड है आपका, ठीक है, क्लोज्ड है। और ये क्या है आपका सरफेस 1 इस तरीके से दिया हुआ है, ये है स्फीयर ही, ठीक है, 2D कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये है आपके पास, क्लियर। तो यहाँ पर नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, तो क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट क्या होगा यहाँ पर, 5 और 10 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो 18 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ठीक है। अब φ2 निकालो। देखो φ2 के लिए देखो नेट चार्ज क्या होगा, देखो ये S2 है ना, तो S2 में जो क्लोज्ड है, S2 के अंदर क्लोज्ड ये तो है ही है, ये चार्ज Q, साथ में ये भी तो है, ये इसी के अंदर आ गया ना, समझ लो। S1 वाले के भी आएंगे अब टोटल, क्योंकि ये पूरा जो S2 है उसके अंदर S1 भी आ रहा है। तो हमारा जो होगा नेट चार्ज ये कितना हो जाएगा, 18। तो ये हो गया प्लस का Q, तो ये आ जाएगा 18 प्लस में Q। क्लियर है, कूलम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, आ रही है बात समझ में, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जरा φ2 जो है हमारा वो कितना है, 18 प्लस में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसे Q की वैल्यू चाहिए हमें, और इसलिए ये रिलेशन दिया 4। और φ1 कितना है हमारा, 18 अपॉन में कितना है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, क्लियर। देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये Q की वैल्यू देखो कैसे आ जाएगी, 18 प्लस में Q, 18 4 का कितना होता है बताओ, 72 होता है, ठीक है। और आपके पास
Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 72 माइनस 18 कर देंगे, 18 उधर जाएगा माइनस होगा, तो 18 माइनस करो, 12 में से 8 गया कितना होगा 4, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, तो जो Q है यहाँ आपका वो कितना है 54 कूलम का है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल था। तो ये सॉल्यूशन 1 का था। ऐसी सॉल्यूशन 2 की हम बात करते हैं इसकी। देखो अभी हमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करने हैं, चले मत जाना कहीं क्वेश्चन हो रहे हैं कि खत्म है अब वीडियो, ठीक है, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। देखो जरा, कहते हैं देयर इज अ सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। देखो एक सरफेस है 10 बाई 10 का, तो मतलब कैसे है, वो एक शीट ही होगी इस तरीके से, समझ रहे हो, ये 10 बाई 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। कहता है जस्ट 5 सेंटीमीटर अबव, यहाँ से जस्ट 5 सेंटीमीटर अबव क्या है, अ चार्ज Q कितना है, वो 4 माइक्रो कूलम का प्लेस्ड है चार्ज, ठीक है। हाउ मच फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस, तो ये वैसा ही है जैसे कि मैंने अभी गॉसियन सरफेस में जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए तो वहाँ पर जो एग्जांपल दिए थे आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है कि ये देखो 10 बाई 10 का है और ये 5 पे, यानी कि बिल्कुल उसके, अगर इसमें क्यूब प्लेस करें हम तो ये बिल्कुल उसके सेंटर पे आएगा 4 माइक्रो कूलम। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो किस तरीके से बनाएंगे हम, पहले हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है क्यूब बनाना भी, ठीक है। और ये वाली क्या है, नीचे वाली शीट है, ये 10 बाई 10 की है, तो 10 बाई 10 है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा क्या होगा 10 बाई 10 का ही बनेगा, और ये स्क्वायर था तभी क्यूब बना, अगर कुछ और होता तो क्यूबॉइड बनता, ठीक है ना। तो लेंथ ब्रेथ क्या है इसकी सेम है, तो यहाँ इससे 5 सेंटीमीटर अबव क्या है हमारे पास 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो ये इसके सेंटर पे है, क्लियर है। तो हमें पता है टोटल फ्लक्स क्या होगी क्यूब में से, वो कितनी होगी, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट होगी या नहीं, और ये नीचे वाले फेज में से कितनी होगी फ्लक्स, यही पूछ रहा है वो, हाउ मच फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, तो इसमें से कितनी निकलेगी, 6 फेज होते हैं, तो 6 फेज हैं तो ऑब्वियसली बात है सिंगल में से कितना जाएगा 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या नहीं भाई 6 है ना, तो एक में से कितना जाएगा, उसका 160 तो जाएगा, टोटल जितनी है उसका 160 तो जाने वाला है या नहीं, बताओ। जैसे आपके पास मान लीजिए, ऐसे आम वाली बात करते हैं, ठीक है, आपके पास कितने आम है, मान लीजिए 12 आम है, ठीक है, मतलब फ्लक्स 12 है टोटल, और लोग हैं 6, तो बराबर बांटना है, तो कितना कितना जाएगा बताओ ज़रा, 12 आम है और आप लोगों को 6, तो दो ही जाएगा ना। क्या किया आपने कहा 12 आम है, ठीक है जी, और 6 लोग हैं, ठीक है, तो एक पे कितना जाएगा, तो एक पे कितना जाएगा, आप 6 से डिवाइड किया आपने, तो यहाँ भी तो यही हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या है टोटल फ्लक्स है, आपने देखा कि 6 फेज है और सिंगल फेज पे कितना जाएगा, उसको 6 से तो डिवाइड करूँगा, बात आ रही होगी समझ में, क्लियर है। तो ये आम वाली कहानी से याद रख लेना, याद रहेगी तो ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो जरा क्यू कितना है हमारा 4 माइक्रो कूलम, यानी कि 4 इंटू में 10 की पावर -6 और 6 आ गया ये, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12, ठीक है, ये लेंगे हम यहाँ पर, याद रखना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वैसे गिवन भी होती है पेपर में, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो जी इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब ये भी है एक कहानी सोल्व करने की। देखो यहाँ पर क्या करो, देखो ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 हो गया, ठीक है। तो ये बन रहा है आपके पास 2 इंटू में 10 की पावर -6 और ये ऊपर जाके प्लस का 12 बनेगा, तो ये आ जाएगा 6, -6 + 12 कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो ज़रा, ये आपके पास ये क्या है हमारे पास, ये है 8.85 और इंटू में ये वाला है 3, ऐसे है, ठीक है। इसको कर लो ज़रा, मल्टीप्लाई करो ज़रा, 8.85 को 3 से करो, 8.85 को 3 से, या फिर मैं क्या करूँ यहाँ पर ये पॉइंट हटाऊँ, ठीक है, और ये 100 आएगा, वो 100 मैंने यहाँ पर कर दिया, 200 आ गया ये, ठीक है। अब कर लो 885 को 3 से करो ज़रा, कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 1 कितना हो गया 25, ठीक है ना। और आपके पास कितना आ गया ये 25 और 2 8 3 ज़ा फिर अगेन 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया, ये आ रहा है आपके पास, ठीक। तो देखो ज़रा इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये आ गया हमारे पास 200 इंटू में 10 की पावर 6 अपॉन में कितना आ रहा है ये 2655 आ रहा है, ठीक है। 5 पे कट करें इसे, देखो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको हम और कैसे कर सकते हैं सॉल्व, देखो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ से 10 की पावर्स इधर ले लूँ, देखो अगर 1 लूँगा मैं 0 यहाँ, तो यहाँ 10 की पावर 5 रह जाएगा, लेकिन ये नीचे बड़ा है नंबर, तो मैं 2 0 यहाँ ले लूँ, अगर 2 0 ले लूँगा यहाँ से तो इधर रह जाएगा 10 की पावर 4 और नीचे कितना है 531।
अब डिवाइड कर दो इसको, देखो ज़रा 4000 और ये 531, देखो करो ज़रा 7 5 35 से देखते हैं ज़रा। 5 3 1 7 7 1 7 7 3 7 5 35 और 2 कितना हो गया 37। हाँ सही है 7 और ये 3 7 1 7, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, फिर ये 0 आएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखो ज़रा किस पे चला जाएगा ये, अगर हम 5 पे करें इसको, 5 3 1 को 5 से, 5 1 5 3 और 5 5 25 और 1 26, ठीक है जी 5 पे कर देते हैं इसको, कितना आ रहा है 2 6 5 5, ठीक है। तो बस 7.5 सही है। तो हमारे पास जो आ गया आंसर ये कितना आएगा 7.5 इंटू में 10 की पावर 4। फ्लक्स के यूनिट बताओ जल्दी से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद आया? यही तो होता है, E A होता था ना, तो ये न्यूटन पर कूलम और इसका क्या होता था मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये बनते थे, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास, इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, देखो ज़रा, हाँ यही है, ठीक है जी। तो इसको करो नोट, फिर हम NCERT के क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, करो पहले इसको नोट। हाँ जी देखिए अब NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 1.17, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, इसी के ऊपर बेस्ड है इसलिए ये वाले क्वेश्चन लिए। कहता है केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 इंटू में 10 की पावर 3। मतलब क्या कह रहा है वो आपको यहाँ पर कि जो फ्लक्स है वो कितनी है 8.0 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये कह रहा है। कहता है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो बड़ा सिंपल है, देखो एक बॉक्स है, क्लियर, ये है एक बॉक्स है, वो कह रहा है ऐसा, ठीक है। इसमें जो फ्लक्स है वो इतना है, वो किस वजह से, ऑब्वियस सी बात है, उसने कहा कि मेजरमेंट करी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ द बॉक्स पे, तो उसने क्या बताया हमें कि इतनी फ्लक्स है, ठीक है, बस फ्लक्स इतनी है। चार्ज बताना है तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q/ε0। तो इसके अंदर चार्ज कितना है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू देखो 8.0 को मैं 8 इंटू में 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। 8.0 को 8 कैसे लिखा, देखो पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा ना, तो 8 भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो 8 इंटू में 10 की पावर 3, Q हमें निकालना है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। तो यहाँ से देखो जरा Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 इंटू में 10 की पावर 3, तो ये है ही है, और 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 आ गया। 10 की पावर -12 और प्लस का 3 कितना हो गया, 10 की पावर -9 आ गया। और 8.85 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, कितना आएगा 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, 8 8 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है जी। और पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 2 के बाद पॉइंट है, तो ये आ गया आपके पास 70.8, ये आ गया आपके पास, ठीक है, क्लियर है, दिखाई दिया, क्लियर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नैनो कूलम में, ठीक है, नैनो कूलम में यहाँ पर आपके पास नैनो कूलम लिख सकते हो -9 को, ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे देखोगे ना वैल्यू, जो आपके जो बुक है उसमें जो आंसर दिया हुआ है ना आपको, वो कितना दिया हुआ है 0.07 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 0.07 माइक्रो कूलम। तो देखो जरा वो हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, देखो ये तो चीज़ समझ में आ गई आपके, 8 ये हो गया आपका, ठीक है, और 8.85 10 के बाद -12 और ये कितना आ गया हमारे पास -9 आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये इधर से 2 जाएगा और ये 3 है हमारा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा बहुत ही सिंपल है, कई बच्चे इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, जैसे कि आपने बताया सर, तो 7.08 और पॉइंट लेफ्ट साइड गया तो 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर -9, तो कई बच्चे ऐसे करेंगे इसको 0.8 इंटू में 10 की पावर -9 और +1 -8, ठीक है जी, कूलम चार्ज। ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा पेपर में इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव में आपके पास क्या है, ऑप्शन में ये है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या जो पीछे आंसर निकाला हुआ है वो क्या निकाला हुआ है उन्होंने, देखो क्या किया हुआ है, इसको माइक्रो कूलम में चेंज किया हुआ है। तो माइक्रो कूलम में कैसे चेंज होगा ये देखो जरा, अगर मैं यहाँ से 2 ये चली जाए तो -6 बन जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, जब मैं 2 इसको इधर शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड, तो ये पॉइंट 1 शिफ्ट इधर हुआ और 2 शिफ्ट हो गए, ठीक है, और ये तो है 0.8, ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक, इंटू में ये आ गया, समझ रहे हो, ये पॉइंट 2 शिफ्ट हो गया। तो मैं 10 की पावर 2 करूँगा, लेफ्ट साइड जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, राइट साइड जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं, ये चीज़ आपको बहुत बार बताई है मैंने। तो ये लेफ्ट साइड आए आप 2, तो ये 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर कितना हो गया -8, तो 0.07, यहाँ 0 लगा सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है,
इनटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा आपका कूलम, और 0.07 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से वो चार्ज की वैल्यू आपकी निकाल ली हुई है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो बी पार्ट में क्या कहता है इफ द नेट आउटवर्ड फोर्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहता है जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स मान लीजिए कि थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स क्या है, जीरो है, मान लो बी पार्ट में। ये तो इसका ए पार्ट चला ना, बी पार्ट में क्या कह रहा है वो कि मान लो कि जो फ्लक्स है वो कितनी है, जीरो है, ये कह रहा है। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। कह रहा है क्या तुम ये कंसीडर कर सकते हो कि अंदर कोई चार्ज है नहीं। कह रहा है अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ क्यों, या नहीं कर सकते तो क्यों नहीं। देखो सिंपल सी बात है, फाई जीरो है तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमें पता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है अगर ये जीरो है तो यानी कि यहाँ चार्ज तो ये जीरो होगा, लेकिन वो कह रहा है क्या अंदर चार्ज है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो या तो हम कहें कि मान लीजिए ये बॉक्स है, यहाँ पर या तो चार्ज मान लीजिए है ही नहीं, तब जीरो है कि चार्ज है ही नहीं। लेकिन हो सकता है अंदर चार्ज क्या हो, इक्वल क्वांटिटी में पॉजिटिव और इक्वल में ही माइनस हो। मान लो प्लस का 5Q है, माइनस का 5Q है, प्लस का 4Q है, माइनस का 4Q है। तो यहाँ पर ये क्या है, इक्वल है ना, इक्वल और अपोजिट, नेट जो होगा यहाँ पर चार्ज वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि अंदर चार्ज हो ही ना तभी फ्लक्स जीरो है। क्या पता अंदर चार्ज हो लेकिन कैसा हो, वो पॉजिटिव भी और जो है नेगेटिव भी हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो आइदर चार्ज ही जीरो, या तो हो सकता है चार्ज जीरो हो, ठीक है, और इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन द बॉक्स, सो नेट चार्ज भी ज़ीरो, नेट चार्ज भी ज़ीरो, ठीक है ना। तो जैसे पीछे जो बुक में आंसर लिखा हुआ है ऐसे नो करके लिख रखा है। जैसे आप देखो ये आपका आंसर जो है आपको मिलेगा यहाँ पर बुक में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो ओनली दैट द नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो। मतलब क्या कह रहा है, ओनली दैट द नेट चार्ज, मतलब क्या कह रहा है कि नेट चार्ज इनसाइड जीरो। ऐसा नहीं कह सकते कि चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज इनसाइड द जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। नेट चार्ज इनसाइड जीरो क्या है, मतलब कि अगर पॉजिटिव वाले हैं नेगेटिव वाले भी हैं तो नेट चार्ज जीरो, तो फ्लक्स जीरो। तो इसलिए उसने बोला कि नो, यहाँ पर नो इसके लिए बोलता है, कहता है कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज, कहता है नो। यहाँ इसका मतलब कह रहा है कि नो, क्यों नहीं, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट चार्ज क्या है हमारा, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो नेट चार्ज क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैंने तो यहाँ दोनों बातें लिख दी कि आइदर चार्ज जीरो हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस और देयर इन द बॉक्स, सो द नेट चार्ज भी जीरो। तो मतलब क्या है, ये नहीं हम बोल सकते कि चार्ज ही नहीं है अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज ही नहीं है तो दूसरी एक और पॉसिबिलिटी हो रही है कि क्या पता नेट चार्ज जीरो, तो वो वाली बात है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, नोट करो इसको, करो इसे नोट। फिर अगला क्वेश्चन देखो जरा 1.20 देखो क्या कहता है। देखो यहाँ पर देखो नेट क्या बोल रहा है आपको, पढ़ो जरा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज़ कर लेना, क्या जो 1.17 के बाद 1.18 और 19 क्वेश्चन है ना वो आप कर लेना, ठीक है, कर सकते हो जितना भी मैंने आपको कराया अभी तक, बिल्कुल ईजिली कर सकते हो 1.18 भी 1.19 भी। बस हाँ इसमें क्या दिक्कत आती है बच्चों को, कहीं बुक्स में ना पीछे आंसर क्या दे रखा है, 1.19 का जो आंसर लिखा हुआ है वो रियलिटी में किसका है, 1.18 का आंसर है, और जो वहाँ 1.18 का आंसर लिखा हुआ है बुक में पीछे वो है किसका, 1.19 का है। तो ये कन्फ्यूजन होती है, कई बच्चों को लगता है हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो वो ये दिक्कत है, बस कर लोगे अब आप, ठीक है। 1.20 क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहा है इसमें। 1.20 में कहता है अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। मतलब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये एक स्फीयर कह रहा है, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है जी, ये 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और सेंटर्ड पे है चार्ज, ठीक है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। कहता है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, और यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू दे रहा है आपको, फ्लक्स की वैल्यू जो दे रहा है आपको वो कितनी दे रहा है, यहाँ फ्लक्स दे रहा है जी कितनी बताओ, माइनस का 1.0 इंटू में 10 की पावर 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 10 की पावर 3। देख लो ना यार, पॉइंट हटाओगे तो ये 10 लगेगा नीचे, तो ये कट गया, तो ये तो कटी गई टर्म, तो माइनस का 10 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है जी। और रेडियस उसने 10 दी हुई है, अब वो कह रहा है कि इसको डबल कर दो अगर, तो बताओ कितनी फ्लक्स पास करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
कि अगर आप साइज और शेप चेंज कर देते हो तो फ्लक्स पे कोई जो है आपका असर नहीं पड़ता। देखो कैसे, समझो यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए इस वाले रेडियस में से मान लीजिए फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़। अब मान लो ये जो रेडियस है इसको डबल कर दिया, मान लो मैं डबल इसका ऐसे बना रहा हूँ, ये डबल कर दिया, ठीक है। अब खुद सोचो, चार्ज तो उतना ही अंदर, जितना ये इस वाले सरफेस पे से बाहर आ रहा है उतना ही डबल वाले पे से भी आएगा, तो यानी कि फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, फ्लक्स थोड़ी चेंज हो जाएगा रेडियस बढ़ाने से। और वैसे भी फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर कोई गॉसियन सरफेस है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर चार्ज है हमारा क्यू में लेट किया हमने तो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। तो यहाँ पर तो रेडियस है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ है रेडियस के बारे में, तो रेडियस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रेडियस का तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं। जैसे कि जब हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है, तो हमारे पास अगर आपको याद है वहाँ बना था ऐसे e इंटू में 4πr², ये वाला r लिया था हमने, है ना। अगर मान लो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि e की वैल्यू हमने रखी थी वहाँ कितनी 1/4πε0 और q अपॉन में ये वाला r², और ये वाला कितना आ गया था 4πr²। तो आप खुद सोचो ज़रा, यहाँ से q/ε आया था, जब मैं रेडियस को डबल कर दिया तो मतलब ये 2r हो गया, यानी कि यहाँ 2r का स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा आपके पास, ये 2r का स्क्वायर आएगा, तो ये तो इससे कट ही जाएगा ना, समझ रहे हो। तब भी कितना आना है, q/ε आना। तो यानी कि फ्लक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप रेडियस वगैरह बढ़ाते हो। और वैसे भी समझो प्रैक्टिकली कि यहाँ से जितनी भी लाइन्स गई, अब आप रेडियस बढ़ा भी दो, निकलना तो उसमें से भी उतनी लाइन्स ही हैं या नहीं। अगर यहाँ से 10 निकली हैं तो यहाँ से भी 10 ही निकलेंगी। क्लियर हो रही है इतनी बात। क्यों? क्योंकि चार्ज तो उतना ही है ना, वो तो फील्ड लाइन्स उतनी ही दे रहे हैं। अब चाहे आप ये साइज़ बढ़ा भी दो तो क्या होना है, कुछ नहीं होने वाला, फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो यानी कि फर्स्ट का जो आंसर होगा इसमें ए पार्ट का, तो फ्लक्स कितना होगा जितना पहले था, पहले कितना था -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यही रहने वाला है। ठीक है जी, सेम। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू साइज एंड शेप देयर इज नो चेंज ऑन फ्लक्स, साइज भी और शेप भी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर चाहे आप रेडियस कर लो, ठीक है, ड्यू टू रेडियस एंड शेप, ठीक है ना। तो ड्यू टू चेंज इन रेडियस एंड शेप देयर इज नो चेंज ऑन फ्लक्स। ठीक है जी, तो फ्लक्स रिमेन सेम, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, बी पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू देखो, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, ये मैंने आउटवर्ड बना दी फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस आउटवर्ड नहीं आएंगी इसमें, कैसी आएंगी बताओ, अंदर की तरफ आएंगी, इसमें अंदर की तरफ आती हुई दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इसमें क्या थी, नेगेटिव। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आ रही है। क्लियर है, वो चीज़ भी समझो। देखो पहले हम क्या करते थे कि बाहर की तरफ आ रही है तो एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो cos 0 1 हो जाता था, तो EA cos 0 आता था, तो EA 1 हो जाता था, मतलब cos 0 1 तो EA पॉजिटिव आता था। अब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, cos 180, तो EA और EA cos 180 माइनस होना था, तो माइनस का आएगा आंसर। तो मतलब क्या, माइनस का मतलब आप समझ जाया करो, अगर जहाँ फ्लक्स है कि चार्ज माइनस का है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वैसे भी हम पॉइंट की चार्ज की जब वैल्यू निकाल लेंगे तब भी ये आ जाएगा। देखो फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या होता है, Q/ε0, बी पार्ट कर रहे हैं ना हम इसका। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी है वो, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है -k⁻³ और ये है Q, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। तो यहाँ से देखो आप वैल्यू निकाल सकते हो Q की। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐसे, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -10⁻³ इंटू में 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। तो देखो ज़रा, ये आ जाएगा आपके पास -8.85 इंटू में 10⁻⁻12 और प्लस का 3 कितना हो गया, 10⁻⁻9 आ गया। ठीक है, तो पीछे आंसर ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का, ये भी सही है, लेकिन पीछे जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, -8.8 और 10⁻⁻9 को क्या लिखा हुआ है उसने, नैनो कूलम लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। क्लियर है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। तो अब आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, 1.18 और 1.19 करना है, और उसमें याद रखना कि आंसर्स क्या हुआ है, उल्टे दिए हुए हैं पीछे बुक में। 1.19 का आंसर है वो 1.18 का है, और जो वहाँ 1.18 का आंसर दिया है वो किसका है, 1.19 का है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है जी, कर लोगे इनको। ठीक है, बहुत ईजी था या नहीं था बताओ, तो ये कर लेना अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है ना, क्लियर है, कर लोगे इसको। ओके, थैंक यू।